दमदार खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष महेश्वरी सर, डायरेक्टर हैं अरिहंत कैपिटल से। आशीष सर, गुड मॉर्निंग। वाल आशीष सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। जी सर, जी सर। आज एक मार्केट में खबर चल रही है कि चार छोटे सरकारी बैंकों का मर्जर हो सकता है, इस तरह की खबरें हैं। इसकी हम कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये र्यूमर चल रही है मार्केट में। और वो चार बैंक के नाम भी चल रहे हैं, यूको बैंक, महाराष्ट्र बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और सेंट्रल बैंक। इन चारों के मर्जर की बात हो रही है। सर, क्या कुछ लगता है ये मर्जर वाइबल है? और अगर है तो किस बैंक को ज़्यादा एक फ़ायदा मिल सकता है? किस तरह से देख रहे हैं सर इस खबर को? देखिए, बिल्कुल जो गवर्नमेंट का फोकस एरिया है एक बैंकिंग सेक्टर में हमेशा से रहा है, और वो हमेशा चाहती है कि स्ट्रॉन्गर बैंक्स बने, ना कि इतने फ्रेगमेंटेड बैंकों की 100 जिससे ज्यादा बैंक हो और उन्हें ऑपरेट करने में इशू आए। तो इसलिए पहले भी हमने देखा जो बैंक्स को कुछ तीन तीन चार चार बैंक्स मर्ज होके जो स्ट्रॉन्गर बैंक्स बनी, तो उसके कारण से आप देखिए कितनी स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट इन बैंक्स की बन के आई है। उनकी बोरोइंग कॉस्ट इस कारण से कम हो जाती है और वो सस्टेनेबिलिटी बड़ी हो जाती है, क्योंकि आपका बुक बड़ा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है इस बजट के बाद में इस टाइप का कोई मूव यहाँ पे भी देखने को मिले, क्योंकि जो छोटे कुछ सरकारी बैंक बचे हैं वो कंसोलिडेट होके बड़े बैंक बिल्कुल बन सकते हैं। और मैं बिल्कुल इस बात को जुटलाना नहीं चाहूंगा कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, और बिल्कुल पॉसिबिलिटी है इसकी। और यहाँ पर जो मेरी पिक रहेंगे यहाँ पे, मुझे लगता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र किसी भी गिरावट पे पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जी, तो सर की जो टॉप पिक हैं छोटे बैंकों में, वो हैं सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर तो सर काफ़ी समय से बुलिश है। और 20-25 रुपये से मुझे याद है कि सर हमेशा से बुलिश रहे। और सर ने अपने टारगेट्स ही रिवाइज़ किए हैं। एक पहला टारगेट तो सर ने 40 रुपये का दिया था। सर आजकल क्या टारगेट दे रहे हैं सर? मैंने अभी काफी समय से यदि देखे तो जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, 75 रुपए के आसपास उसने हाई बनाया, और उसके बाद से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। पर चूंकि छोटे पीएसयू बैंक फ्लेवर नहीं है मार्केट का, तो इसके कारण से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, या एक कंसोलिडेशन हो रहा है। क्योंकि 6 महीने में 40% का रिटर्न तो उसके बावजूद भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने दिया है। मुझे लगता है कि इसका जो 50 टू वीक हाई 73 के आसपास है, ये शायद बजट के आसपास या बजट के बाद में बिल्कुल रीच कर सकता है, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज कहीं कोई चैलेंज नहीं है। जी, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज कोई चैलेंज नहीं है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। संतोष सर, आपकी कोई टॉप पिक है क्या? तो देखिए, एक रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, डेन नेटवर्क बोल के है। जी। कंपनी का अगर आप देखें तो कामकाजी, अगर आप मुनाफे को देखेंगे जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कहें तो तकरीबन 150 करोड़ के आसपास का है, और नेट प्रॉफिट 213 करोड़ है। और कंपनी का जो है मार्केट कैप देखें 2700 करोड़ है, और इनकी बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो डेट नहीं है और इन्वेस्टमेंट 1700 करोड़ के आसपास का है। तो जी। ऐसा लगता है कि अगर आप देखें रिलेटिव वैल्यूएशंस के हिसाब से काफ़ी चीप लगता है। तो इस स्टॉक को देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा कैश इन्वेस्टमेंट है इनका, मार्केट में ही है। और 65 से 80 रुपए तक के टारगेट हो सकते हैं, आपको लॉन्गर टर्म के लिए रखना पड़ेगा। 53 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। तो एक पोटेंशियल कैंडिडेट है जो कि आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना पड़ेगा इस स्टॉक को। तो सर की टॉप पिक है डेन नेटवर्क, जहां पर कि खरीदारी कर कर चलने की सलाह। सर ने टारगेट्स दिए हैं 65 रुपये और 80 रुपये के। स्टॉप लॉसेस दिए हैं सर ने 53 रुपये के नीचे के। रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, यहाँ पर खरीदने की राय सर की, संतोष सर की तरफ से। और 56 रुपये के करीब का प्राइस चल रहा है। तो डाउन साइड केवल 3 रुपये का, और टारगेट यहाँ से करीब करीब आपको, अगर आप हायर साइड वाला लेते हैं तो करीब 24 रुपये का मिल जाता है, जो कि आपको ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न दे सकता है। तो बहुत ही एक रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन पिक। संतोष सर, कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे सर? तो डिस्क्लेमर के लिहाज से देखिए, हमने कई बार डिस्क्लोज किया है ड्यूरिंग आवर डिस्कशंस, लेकिन ये स्टॉक्स भी हम लोग के पोर्टफोलियो में है। ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है। और कभी भी आपके जो भी दर्शक हैं निवेश करें तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से उसके बारे में ठोक बजा कर देखें, क्योंकि पैसा उनका है, हार्ड मनी जो है
जिसे हम कहते हैं कि अपनी गाड़ी कमाई है और उसको दुरुस्त करके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है। जी, संतोष सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आशीष सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष सर, एक और खबर इस समय मार्केट में चल रही है, वो है टाटा स्टील को लेकर। एक तो ब्रिटेन में इनके प्लांट पर हड़ताल जो चल रही शुरू होने वाली है 8 जुलाई से, इसको लेकर अब कंपनी लीगल ऑप्शन तलाश रही है। सर, ये लगता है कि मैटर यहाँ पर थमने वाला नहीं है। पहले यूनियन ने हड़ताल की घोषणा की थी जून के एंड में, और 8 जुलाई उन्होंने डेट फिक्स की थी। और अब चूंकि उनकी बातचीत भी चल रही थी टाटा स्टील के मैनेजमेंट से, लेकिन कुछ भी पॉजिटिव आउटकम शायद निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। और जब अगर कंपनी लीगल ऑप्शंस पर जा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ केस बड़ा ही होता जा रहा है। ये कैसे देख रहे हैं सर टाटा स्टील को? ये तो बिजनेस के में ये चलता ही रहता है कि ये जब भी इस टाइप की स्ट्राइक्स का अनाउंसमेंट वगैरह होता है तो जो कंपनी वो मैनेजमेंट है वो लीगल एक्शन लेने की धमकी देता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूके में हो रहा है, इंडिया में भी ऐसा ही होता है। तो मुझे लगता है कि अभी भी बाजार उससे कोई बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दे रहा है। और नहीं तो होता तो आज इस स्टॉक 160 रुपए के नीचे होता, आज भी अपने 52 वीक जो हाई से उससे 7-8 रुपए नीचे स्टॉक मिल रहा है। क्योंकि ओवरऑल जो सेंटिमेंट है मेटल सेक्टर पे वो काफी बुलिश है। जो स्टील सेक्टर में डिमांड बढ़ी है, जो चाइना से डिमांड बढ़ रही है, जो डोमेस्टिक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि बाजार को लेके इस हड़ताल को लेके कोई बहुत ज्यादा नर्वसनेस अभी भी नहीं है। और थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी मार्केट प्लेयर्स है इसमें अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मेरी सलाह कोई इसको स्टॉक को बेच के निकल जाने की नहीं रहेगी, क्योंकि मैं ओवरऑल बुलिश मेटल सेक्टर पे। तो टाटा स्टील इनफैक्ट 170 के नीचे कभी भी मिले तो पोर्टफोलियो में ऐड ही करना चाहिए। जी, आप कुछ सवाल भी ले लेते हैं। प्रतीक अग्रवाल जी का सवाल मिला हुआ है। 200 शेयर है सर टेक्समेको रेल के, क्या करना चाहिए? 240 की प्राइस है सर इनकी बाय की। 240 का प्राइस है, अभी 256-57 रुपए तो चल ही रहा है और ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के पास में भी ट्रेड कर रहा है। जी और आपको ध्यान हो इस स्टॉक को मैं करीब 60 रुपए से रिकमेंड करता आ रहा हूँ। और अभी भी मेरी बाइंग रडार में, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो उनका फ्रेंच कंपनी के साथ में जेवी भी हुआ था, वो काफी गेम चेंजर रहा है कंपनी के लिए। और कंपनी का जो मुनाफे में भी हमने एक देखा कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है। लास्ट क्वार्टर में भी 25 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़ के ऊपर का मुनाफा हुआ था। इस साल मैं मान के चलता हूँ स्टैंडअलोन बेसिस पे 200 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा टेक्समेको रेल में रहेगा। तो बने रहने की सलाह है। लक्ष्य 300 रुपए का अगले 2 क्वार्टर। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है शशि यादव जी का। सर, पॉलीकैब का इन्होंने कॉल ऑप्शन लिया हुआ है, 6750 का कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है, अभी लॉस हो रहा है, होल्ड करें या एग्जिट करें? ये तो ट्रेडिंग कॉल हो गई सर। पॉलीकैब पर कैसे देख रहे हैं सर, आपका व्यू? देखिए 7,300 से गिर के स्टॉक ऑलमोस्ट 6,700 के आसपास आ गया, क्योंकि प्रमोटर्स ने अपनी थोड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर ऊपर के लेवल पे सेल की। तो जब भी ऐसा किसी स्टॉक में होता है तो थोड़ा सा स्टॉक हाइबरनेशन में या न्यूट्रल फेज में चला जाता है, क्योंकि लोग उसको डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। तो फंडामेंटली कहीं कोई इशू नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हुआ उसके चलते जो आपका कॉल पुट के प्रीमियम्स है उसमें काफी फर्क पड़ जाता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि कुछ स्टॉप लॉस रखें। जरूर मैं एफएनडो एंड एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी मेरा सलाह रहेगी थोड़ा स्टॉप लॉस रख के ही आप ट्रेड करें। और बेटर रहेगा 6,650 के आसपास इस स्टॉक में डिलीवरी ले ले। अगले 1 से 2 महीने में दोबारा 7,300 के लेवल दिखाई दे सकते हैं। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर, शुभम झा जी का। 50 शेयर हैं सर 2200 रुपये के प्राइस के। ये पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या सेल कर दें? प्रॉफिट तो अच्छा खासा हो रहा है। ये रिलायंस में तो बने रहने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बने रहिए इस स्टॉक में, लंबी अवधि के लिए अच्छा pick है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है, ये हैं लता पांडे जी का। अमर राजा पर ये पूछ रही हैं सर कि इस पर क्या करना चाहिए? ठीक है, अमर राजा पे अब उन्होंने क्या परचेज प्राइस है ये नहीं बताया शायद। हाँ सर, इन्होंने केवल व्यू ही मांगा है, इन्होंने लिखा नहीं है। मैं आई विल रिक्वेस्ट कि जो भी अपना सवाल पूछते हैं वो अपना, अगर बाय किया हुआ है तो बाय प्राइस लिख दें,
और अगर बाय करना चाहते हैं तो ये लिख दें कि खरीदना चाहते हैं तो किस प्राइस पर खरीदें। लता जी, आप जैसे जो बहुत सिंपल सवाल है आपने लिख दिया कि अमर राजा के बारे में बताएं, तो इसके बारे में सर व्यू दे दीजिए, जो दर्शक सुन रहे हैं उनके काम आ जी जी, जाएगा। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि स्टॉक में बिल्कुल एक ड्रीम रन जैसा स्टॉक पे हमें देखने को मिला है इस साल। 600 रुपए से बढ़ के ऑलमोस्ट 1800 रुपए, 1775 का शायद हाई है। तो वहां तक स्टॉक पहुंचा और आप थोड़े टाइम से कंसोलिडेट हो रहे हैं, क्योंकि अभी जो मेजर न्यूज फ्लो था वो ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है। जो लिथियम आयरन आयन बैटरी के लिए जो उनका कोलेब्रेशन हुआ फ्रेंच कंपनी के साथ में, तो वो सारी न्यूज अब कैप्चर हो चुकी है। तो मुझे लगता है अभी टाइमिंग के लिए स्टॉक प्राइस है, तो मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा सा नई खरीदारी के लिए और गिरावट का इंतजार करें। 1600 रुपए के आसपास ग्रेजुअली आप इसको एक्टिवेट करना शुरू कर सकते हैं। जी, इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ चुके हैं, जय पटेल जी। पटेल साहब नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। सर मेरे पास साउथ इंडियन बैंक के 805 शेयर है, 27 रुपये 27 पैसे पे शॉर्ट टर्म 1 से 2 महीने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जी, आशीष सर, साउथ इंडियन बैंक के इनके पास शेयर हैं 805 शेयर, 27 रुपये 27 पैसे के भाव के। शेयर थोड़ा सा एक रेंज में फंस गया है। कुछ खबरें आई थी कि साउथ इंडिया में भी जो रिकवरी है वो बहुत अच्छी नहीं आ रही थी। मैं उज्जीवन की जो कॉन कॉल थी वो पढ़ रहा था। सर कैसे देखना चाहिए साउथ से जुड़े हुए बैंक्स पर? ये एक उज्जीवन से जुड़ी मानी जा सकती है प्रॉब्लम, या ये साउथ में बैंक्स के साथ चल ही रहा है? क्यों नहीं चल रहा सर ये शेयर? मुझे लगता है कि काफी इनफेक्ट ऐसा नहीं है कि 1 या 2 महीने से नहीं चल रहा है, काफी टाइम से ठंडा शेयर पड़ा हुआ है। क्योंकि कोई जैसा पीएसयू स्टॉक्स में हमने देखा, पर्टिकुलरली इन बैंकिंग में कोई बहुत ज्यादा निवेशकों का रुझान अभी भी बिल्डअप नहीं हुआ है। तो साउथ इंडियन बैंक में भी सेम प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि इसकी बजाय आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक या ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे स्टॉक में निवेश करें, जो पैन इंडिया प्रेजेंस है और यहाँ पर परफॉर्मेंस भी बेटर है, तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। साउथ इंडियन बैंक मुझे काफी समय से पसंद नहीं है और इसलिए मेरी निकल जाने की सलाह रहेगी। जी, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं, मिस्टर निकुल। निकुल जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास मोतीलाल ओसवाल के 610 रुपए के 1200 शेयर है, क्या करना चाहिए? अरे बहुत अच्छा है, बात है, लेकिन आज थोड़ी एक नेगेटिव खबर आई है। आशीष सर कैसे देख रहे हैं सर? 1200 शेयर हैं, 610 रुपए के भाव के इनके पास, मोतीलाल ओसवाल के। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, क्या करना चाहिए सर इनको? मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा लॉस में होना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल तो 572 का रेट है, शायद 610 का परचेज है, राइट? राइट सर, ये अच्छा, ये ऊपर जाकर यहाँ से मोतीलाल ओसवाल बिल्कुल 572 चल रहा है। इसमें कुछ सर बोनस स्प्लिट हुआ है क्या? हाँ, इसमें बोनस आया है, तो इसलिए शेयर का प्राइस ज्यादा रहेगा। जी तो बिल्कुल। मेरी सलाह स्टॉक में बने रहने की रहेगी। आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली या ब्रोकिंग के स्टॉक्स में, चाहे वो सीडीएसएल हो या एंजल वन हो या मोतीलाल हो, सभी में थोड़ा देखने को मिल रहा है। तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। स्टॉक ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बने रहिए। इनफेक्ट 550 रुपए के आसपास जाता है तो इस स्टॉक को और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल काफी अच्छे हैं कंपनी के। जी सर, वैसे ओवरऑल ब्रोकिंग स्टॉक्स को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये जो खबर आई है डिस्काउंट ब्रोकर्स पर थोड़ा सा चाबुक लगा है। उनकी जो एक पूरी बिजनेस की स्ट्रैटेजी थी वो आपको लगता है बड़े लेवल पर चेंज हो जाएगी और ये एक फ़ायदा देगी ट्रेडिशनल ब्रोकर्स को जो चलते आ रहे थे उन, क्योंकि वो तो अभी उस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाए थे। तो दोबारा से एक तरह से ये रूल जो लगाया है ये कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं उनको फ़ायदा देगा? बिल्कुल सही बात है। ये जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं, चाहे मोतीलाल ओसवाल हो या आईएफएल सिक्योरिटीज हो या दूसरे से आनंद टी वेल्थ हो, इन सबको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि एक जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन था, वो जीरो दा ग्रो अप स्टॉक जैसे ब्रोकरेज जो डोमिनेंटली डिस्काउंट ब्रोकरेज है, उनके साथ में एक डायरेक्ट कॉम्पिटिशन था। तो बिल्कुल इन ब्रोकरेजेस को इसका बेनिफिट मिलेगा और ओवरऑल सेक्टर काफी डिमांड में रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट चल रहा है, जो आईपीओ आ रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ब्रोकरेजेस को इसका मिलता है। तो किसी भी गिरावट पे इस सेक्टर में बाइंग करने की सलाह रहेगी। जी
तो खबर दमदार है को तो यहीं पर रोकते हैं, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। शुरू करते हैं हमारा खास सेगमेंट मिड कैप मसाला। मिड कैप मसाला में कुछ एक ऐसे शेयरों की बात करेंगे जिनमें अच्छा दम दिखाई दे रहा है। आज एक काउंटर है जीएम ब्रीवरीज, इसमें 20% का सर्किट लग गया है, अब 796 रुपये पर आ चुका है। आशीष सर, ये जनरली रिजल्ट स्टॉक का आ जाता है क्योंकि जब भी रिजल्ट का सीजन आता है इस काउंटर में चाल देखने के लिए मिलती है, और रिजल्ट के सीजन का आगाज भी इसी शेयर से होता है। 9 जुलाई को इसके रिजल्ट्स हैं, आज 2 जुलाई को ही ये काउंटर 20% चल गया है। क्या करना चाहिए सर? ये तो अब चल गया है, तो अब तो इसमें तो आज तो ट्रेड शायद ही मुश्किल होगा क्योंकि अपर सर्किट लग गया है, लेकिन बाकी लिकर कंपनीज पर क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? जीएम ब्रीवरीज का इनफैक्ट यदि आप ओवरऑल भी देखें परफॉर्मेंस, लास्ट क्वार्टर में भी उनका प्रॉफिट 22 करोड़ से बढ़कर 86 करोड़ है, जो इस टाइप की ये कंपनी है। और आई डोंट नो आप कितना जानते हैं इस कंपनी को। सर ये मुंबई बेस्ड है, और मुंबई बेस्ड है, वैल्यूएशन अच्छी है, लेकिन मैं इनके 86 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में बता दूं कि उसका कुछ एक्सेप्शनल गेन थे जिसकी वजह से आया था। अगर वो एक्सेप्शनल गेन हटा देंगे तो इनका जो प्रॉफिट था वो 22 करोड़ या 23 करोड़ के आसपास ही था। बिल्कुल, तो क्योंकि करीब 71 करोड़ का अदर इनकम में ऐड हुआ था उनके लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में। बट प्रॉफिट के अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है, ये कंपनी भी एक तरह से मोनोपोली है मुंबई मार्केट में, जो कंट्री लिकर है। तो आपके जितने नारंगी, संतरा, मौसम्बी वाले जितने भी ड्रिंक्स मिलते हैं यहाँ पे देसी मार्केट में, वो वहाँ पे पूरा जीएम बेवरेज का ये मार्केट है, तो जिसके कारण से बहुत कंसिस्टेंट इनका परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आता रहा है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए, और इसके नतीजे कभी डिसअपॉइंटिंग नहीं रहे पिछले कुछ समय से। स्टॉक में आज अपना ऑलरेडी 50 डी हाई को छुआ भी है, बट बिल्कुल इस स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए। और मुझे लगता है इसके अलावा यदि बिजली सेक्टर में जाना तो रेडिको केतान दूसरी बेस्ट बेट रहेगी, क्योंकि इस बार जितना गर्मी पड़ा है नॉर्थ इंडिया में, उसका काफी बेनिफिट रेडिको केतान को भी मिलता है। जी, कुछ एक और क्वेश्चन भी ले लेते हैं। एनएचपीसी पर सवाल है अकील शेख जी का। सर इनके पास 1000 शेयर हैं 95.6 रुपीज़ के प्राइस के, क्या करना चाहिए इनको अब? एनएचपीसी होल्ड करना चाहिए जरूर। थोड़े समय से पावर स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा, बट ये स्टॉक ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, और मुझे लगता है 115-120 के लक्ष्य के स्टॉक में भी अगले 6 महीने के भी अंदर आ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े स्टॉक सेफ्टी वाले स्टॉक है। तो जो इसमें बहुत ज्यादा गिरेंगे नहीं, तो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि अभी लेवल 40-45 रुपए से बढ़ के 115 तक स्टॉक गया, तो आप कंसोलिडेट हो रहे, तो मेरी सलाह बने रहने की। जी, तो बने रहने की सलाह सर की तरफ से। एक हमारे कॉलर हैं, उन्होंने नाम तो नहीं लिखा हुआ है, आई विल रिक्वेस्ट, ट्रैवल ब्लॉग उनका ये यूट्यूब का नाम है। टीटागढ़ पर इनका सवाल है सर। 1300 के इनके पास शेयर हैं, 5 शेयर ही हैं इनके पास, क्या करना चाहिए? टीटागढ़ तो ऑलरेडी काफी चला हुआ स्टॉक है, ऑलमोस्ट अपने 50 डी हाई के पास ट्रेड कर रहा है, और वेटन्स में जो उनका पोजीशनिंग है इसमें, और बजट से पहले हमेशा रेलवे के स्टॉक में मोमेंटम रहता ही है। और मुझे लगता है इस बार का जो बजट है उसमें भी 10 से 15% कम से कम इंक्रीज देखने को मिलेगा रेलवे बजट के लिए। तो ये स्टॉक जितने भी रेलवे के हैं ऑलरेडी इन स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम हमने पिछले कुछ समय से देखा है, और अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। तो मुझे लगता है कि 2000 रुपए तक का लक्ष्य यहाँ पर अगले 3 से 4 महीनों में भी पॉसिबिलिटी जगह बने रही। बिल्कुल। हर्षल यादव जी का सवाल है सर, इनके पास 20 शेयर हैं बीएससी के 2800 रुपये के भाव के, क्या करना चाहिए सर? अब ये कि इनका लंबी अवधि का नजरिया है या शॉर्ट टर्म में, इन्होंने कुछ मेंशन किया, क्योंकि लंबी अवधि के लिए ठीक है, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर है स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि यदि शॉर्ट टर्म के लिए आप प्ले करना चाहते हैं तो सीडीएसएल एक हमेशा बेटर बेट है कंपेयर टू बीएससी, और यदि लंबी अवधि में आप होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल बीएससी में बने रहे। जी, एक सवाल मिला है सुमित जी का, ये पूछ रहे हैं अंबुजा सीमेंट करंट प्राइस पर बाय कर सकते हैं क्या सर? मुझे लगता है कि सीमेंट में जो सबसे बेहतरीन बैट है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। आप देख भी रहे होंगे कि जिस हिसाब से परफॉर्मेंस आ रहा है
कंपेयर टू अदर स्टॉक्स अल्ट्राटेक सबसे ज्यादा डिमांड में है। और कोई भी करेक्शन इस स्टॉक में पिछले हमने कई समय से आता हुआ देखा नहीं। 100 200 रुपए कर करके स्टॉक अभी इस लेवल पे पिछले कुछ महीनों में बढ़कर पहुंच गया है। और जो एफआई की भी हिस्सेदारी है कंपनी में, उसमें भी इजाफा हो, तो मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक एक बेटर है। जी, अब हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर भी जुड़ चुके हैं, वसंत कुमार पाठक जी हैं झारखंड से। पाठक साहब नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। सर हमारा था कि एचडीएफसी जो है ना सर, सॉरी वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है, जी जी एचपीसीएल। जी सर पूछिए हाँ प्लीज। सर, तो पूछ रहे थे सर, उसका हम 538 के रेट पर उसका हम 35 को शेयर लिए थे 14 जून को, 14 जून है को? ना सर? जी सर। ओके। उसके बाद उसका हमको 1500 बोनस शेयर हमको मिला। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और अभी सर प्रेजेंटली हमको 1400 रुपये का घाटा उसमें लग रहा है सर, लॉस जा रहा है मेरा, तो क्या करना चाहिए? तो सर बोनस शेयर तो आपके अकाउंट में आ गए होंगे ना? तो कल तो मैसेज आया लेकिन तो दिखाया नहीं है सर। अच्छा, तो आ जाएगा बोनस शेयर। नहीं तो उसका बात नहीं कर रहे, हमको जो घाटा लग रहा है उसमें क्या करें, तो संभाल के रखे रहे कि छोड़ दें, तो पूछ रहे थे। बिल्कुल, हमें एग्जिट करने का प्लानिंग करना चाहिए क्या? मैं पूछ लेता हूँ आशीष सर से, क्योंकि इसमें 9 अगस्त को डिविडेंड भी आ रहा है 16.5 रुपये का। तो बसंत जी आपको 16.5 रुपये का डिविडेंड भी मिल जाएगा, बोनस आपको मिल ही रहा है, और थोड़ा सा घाटा जरूर हो रहा है। आशीष सर क्या करना चाहिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर? ये भी दोबारा से जैसे पीएसयू स्टॉक में हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा था, तो इन स्टॉक्स ने भी अपना नया हाई बनाया था, बट अब थोड़ा कंसोलिडेट हो रहे हैं। फंडामेंटली कहीं कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस स्टेबल हैं, जो कंपनियों को प्रॉफिट आ रहे हैं वो रिकॉर्ड आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे स्पेशल डिविडेंड बोनस सबसे रिवॉर्ड दिया जा रहा है अपने निवेशकों को। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको लॉस रहेगा इस स्टॉक में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी। मेरा लक्ष्य स्टॉक के लिए करीब 375 रुपए का जो 3 महीनों के लिए है, तो बने रहिए। जी, वैसे सर इनको घाटा होने के किस तरह से चांसेस हैं, क्योंकि 2 शेयर पर एक बोनस मिल गया इनको। 535 की इनकी प्री बोनस प्राइस थी, तो इनको करीब करीब 1070 रुपये का इनका जो प्राइस बैठता है 2 शेयरों का, उस पर अगर हम 3 से डिवाइड कर दें 356 रुपये की इनकी बाय प्राइस आ रही है। तो ज़्यादा बड़ा तो इनको वो नहीं है, और अगर इनका डिविडेंड भी ये ले लेते हैं 16 रुपये का, तो ऑलमोस्ट ये अपने बाय प्राइस पर आ जाएंगे। तो रुकना चाहिए सर डिविडेंड के लिए? जल्दी रुकना चाहिए और थोड़ा आगे भी रुकना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे ही थोड़ा सा क्रूड के दामों में गिरावट आती है, आप देखते हैं कि सारे स्टॉक भागते हैं, तो स्टॉक में बने रहिए, कहीं कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आमिर अली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अली साहब नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ हेलो विवेक जी। सर हेलो सर, पूछिए और प्लीज। आशीष जी को भी हेलो। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैंने पीएफएस के शेयर लिए हुए हैं, 50 शेयर है मेरे पास एट द रेट ऑफ 48। तो मुझे ये जानना है इसमें मतलब क्या अभी होल्ड करूं, क्योंकि मैं 3 महीने तक रुक सकता हूँ, लेकिन ये है कि इसमें क्या टारगेट रहेगा, या अभी ये कुछ इसमें है, या कितना होल्ड करना पड़ जाएगा इसको? जी बिल्कुल सर, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज इन्होंने 48 रुपये के लिए हुए हैं आशीष सर। 49 रुपये 35 पैसे के करीब ये शेयर का प्राइस चल रहा है। क्या करना चाहिए सर, थोड़ा समय दे सकते हैं ये? मुझे लगता नहीं कोई बहुत ज्यादा इस टाइप के स्टॉक्स में कोई बहुत ज्यादा रुझान है निवेशकों का। और थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि कुछ समय से पावर के शेयर्स भी थोड़ा ठंडे हैं, तो जिसके कारण से ये स्टॉक भी एक रेंज में फंसा हुआ है। मुझे लगता है इसी वजह पीएनबी गिल्ट का स्टॉक भी आप ले लें तो बेटर बेट रहेगा कंपेयर टू पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल। सर पीएनबी गिल्ट आपने बताया इनको? जी ये इसीलिए सर कि जो इंडियन बॉन्ड मार्केट की एंट्री हुई है? हाँ, मेरा मानना है इसके बाद से थोड़ा सा जो वॉल्यूम्स है वो यहाँ पर ग्रेजुअली बढ़ने वाला है, जो इंडियन गिल्ट ट्रेडिंग का। और ये तो हार्डकोर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ही ट्रेडर है, तो इनको इसका बेनिफिट बिल्कुल मिलने वाला है। तो ऑलरेडी स्टॉक अपने 52 हाई से शायद 10-15 रुपए ही नीचे है।
और मेरा मानना है कि आगे इस स्टॉक का जो भविष्य है फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी अच्छा है, तो बेटर है यहाँ बैठना। तो सर क्या टारगेट लेकर चलना चाहिए? मेरा 1 साल का लक्ष्य पीएनबी गिल्ड में करीब 200 रुपये। 200 रुपये के टारगेट्स के लिए पीएनबी गिल्ड्स को लेकर चल सकते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं, लास्ट सवाल ले लेते हैं। अमित कुंतल जी का काफ़ी बार पूछ चुके हैं। हालांकि मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट कभी नहीं करता हूं कि एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जाए। बोरोसिल रिन्यूएबल में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं या नहीं, और किन लेवल्स पर कर सकते हैं सर? बोरोसिल रिन्यूअल अभी 500-550 के बीच में हमने देखा है, काफी टाइम से रुका हुआ है। तो और इनफैक्ट जैसा पावर सेक्टर के स्टॉक चाहे वो पहले एसडब्ल्यू सोलार हो या टाटा पावर हो, सभी थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहे हैं, क्योंकि क्या है कि जो न्यूज है कि आपको पावर की डिमांड बढ़ा था इस बार इस क्वार्टर में, तो ऑलरेडी वो सब चीजें कैप्चर हो चुकी है। अब यहाँ से पावर की जो डिमांड है उसमें फॉल ही आने वाले, ना कि कोई बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, क्योंकि अब मानसून का समय आ रहा है। तो मुझे लगता है कि 480 485 के लेवल का इंतजार करना चाहिए इस स्टॉक में एंट्री के लिए। स्टॉक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली थोड़ा सा स्टॉक का मुझे लगता है कि एक नैरो रेंज में चल रहा है, तो थोड़ा सा इंतजार करें। जी, तो यहाँ पर सर ने एंट्री लेवल बता दिए हैं कि किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। तो मिड कैप मसाला को तो यहीं पर विराम देने का समय आ गया।